कहते हैं कि इस शहर में शैतान रहते हैं। ये कहावत यहाँ पर सबसे ज्यादा सुनाई जाती है। कहते हैं कि जापान की शाइजन सिटी में डीमंस रहते हैं और इस शहर के डीमंस हर 50 सालों में किसी एक शख्स को ऐसी ताकत देते हैं जो किसी और के पास नहीं होती। और ये कहते हैं कि जब कोई शख्स इंतकाम की तड़प में मुब्तला हो जाता है तो बाज़ दफा वो जानवर बन जाता है। ऐसी ही एक स्टोरी आज हम आपको सुनाने वाले हैं। जब पूरी शाइजान सिटी में महामारी चल रही होती है और यहाँ के हालात बहुत ही खराब होते हैं। लोग खाने पीने और इस शहर पर हुकूमत के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं। ओके, तो हम अपनी कहानी के स्टार्ट में एक शख्स को देखते हैं कि कौन है। इस वक्त इसके बारे में हम इतना नहीं जानते, लेकिन आज ये डॉक वर्कर्स की यूनियन के डॉन को मारने के लिए जा रहा होता है। अब सीन चेंज होता है तो हम डॉन वर्कर्स की यूनियन के प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि एक डॉन है और लोगों को गुलाम बनाकर उनसे डॉक पर काम करवाता है। इस वक्त इसे इसका एक वर्कर काम के हालात के बारे में बता रहा होता है, लेकिन ये डॉन इतना क्रूर है कि ये हालात सुनाने वाले इस वर्कर के मुंह को जस्ट इस वजह से काट देता है क्योंकि उसे उसकी टोन से वो सजदा करने वाला नहीं लग रहा था। वो इसके सामने झुकने से इनकार तो नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पर इसी वक्त वो शख्स आ जाता है जो कि इस डॉन को मारने के लिए कहानी के स्टार्ट में प्लानिंग कर रहा था। यहाँ पर जबरदस्त लड़ाई होती है, गन्स चलती हैं और सैकड़ों लोग जो इस डॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ मौजूद होते हैं। उन्हें ये शख्स अपनी स्पेशल स्वॉर्ड से मार देता है। ये डॉन भागने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। जापान के लोग ज्यादातर मार्शल आर्ट सीखते हैं और तकरीबन हर एक शख्स की मार्शल आर्ट में महारत होती है, लेकिन शायद इस डॉन का और इसे प्रोटेक्ट करने वालों का दिन नहीं था। ये सभी लोग मारे जाते हैं और बाकी का काम इस शख्स का दोस्त आकर कर देता है। ये हमारी मूवी का स्टार्ट है और अब तक हम नहीं जानते कि इस शख्स ने लोगों को क्यों मारा है, लेकिन इसका नेम सकता है और इसका दोस्त इसे इसी नाम से पुकारता है। वो इसे इसकी कार तक ड्रॉप करता है और इसके यहाँ से जाने के बाद वो रूफ की तरफ देखने लगता है जहाँ कोई शख्स इन लोगों को बाइनोकुलर्स यानी दूरबीन से देख रहा होता है। इट्स मीन के उसे ऑलरेडी पता था कि ऊपर कौन है और क्यों इन लोगों पर नजर रख रहा है। बहरहाल यहाँ पर सीन चेंज होता है और अब हम देखते हैं कि सकाता अपने घर आ जाता है। इसकी एक छोटी सी हैप्पी फैमिली है। ये आज बहुत बड़े डॉन को मार कर आया है, लेकिन इस वक्त जैसे इसे याद ही नहीं कि अपनी डॉटर और वाइफ से मिलता है और इसके बाद ये शॉवर में चला जाता है। इसे बाहर से अपनी डॉटर और वाइफ की चीखने की आवाज आती है और जल्दी से उन्हें देखने के लिए यहाँ आता है। यहाँ पे कुछ लोग मास्क पहनकर आए होते हैं और उन्होंने गन पॉइंट पे इसकी फैमिली को पकड़ा होता है। हर एक शख्स ने एक डिफरेंट तरह का मास्क डिफरेंट शैतान को रिप्रेजेंट करने के लिए पहना हुआ है। इनके डिफरेंट रुतबे हैं और हर एक खास हथियार ही चलाता है और सबसे बड़ा रुतबा स्मॉल हॉर्न्स वाला मास्क होता है जो इन लोगों का बॉस पहनकर सोफे पर बैठा होता है। वो इन लोगों को ऑर्डर कर रहा है और ये सब उसका ऑर्डर फॉलो भी करते हैं। असल में हुआ ये है कि सकाता एक बहुत ही अच्छा फाइटर है जिसे उसके दोस्त ने इस शहर के गैंग को मारने के लिए फोर्स किया। बुरा तो वो डॉन बहुत ही था और सकाता ने उस डॉन को मार भी दिया, लेकिन उसके बाद इसके दोस्त ने इसे ही धोखा दिया। अब उसने साउथ के डॉन को सकाता का एड्रेस बता दिया और शैतानों के बिजनेस का असूल है, वो किसी को नहीं छोड़ते और वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। सकाता ने इस शहर के एक हिस्से नॉर्थ के डॉन को मार दिया और अब ये डॉन जो इस वक्त सोफे पर बैठा हुआ है वो साउथ का डॉन है और ये सब पूरे शहर पर हुकूमत जाता है क्योंकि इसका सबसे बड़ा थ्रेट नॉर्थ का डॉन था। वो तो मर गया, तो इसे बस इतना करना है कि सकाता को मारना है और फिर इसका रास्ता साफ। वो क्रूरल्टी के साथ सबसे पहले सकाता की वाइफ को मारते हैं। सकाता उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो उसकी बेटी रेयो को छोड़ दें, लेकिन वो उसकी बेटी को भी मार देते हैं। काफी सैड सीन होता है और लास्ट में सकाता के हेड पे बुलेट मारकर उसे भी मरता छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। बहुत ही अजीब सा दुख भरा सीन था। He was really begging for his daughter's life. 50 years में demons एक शख्स को possess करते हैं। ये सिर्फ एक लाइन ही नहीं, यहाँ वाकई ऐसा होता है और जिसे वो possess करते हैं वो ना आग से मरता है और ना ही किसी मंत्र से। खैर, यहाँ पर न्यूज चल रही होती है कि सकाता ने पहले अपनी फैमिली को मारा, अपनी वाइफ को, अपनी बेटी को और फिर खुद को मार कर
खुदकुशी कर ली। इट्स मीन के सकता की मौत को उसकी खुदकुशी करार दिया गया है। यहाँ पर हमारी कहानी का पहला सीन कट होता है और अब हम इस शहर के मेयर को देखते हैं, जो कि यहाँ पर पिछले 12 सालों से मेयर है। वो जस्ट और जस्ट यानी हर कीमत पे इस शहर को इकोनॉमिकली बेहतर करना चाहता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं कि उसके फैसले से कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद होती है और कितने लोगों की जान जाती है। उसकी लाख कोशिशों के बावजूद लेकिन लोगों की जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। इट्स लुक लाइक कि उससे कोई सवाल करता है या उसके खिलाफ कोई ऑपोजिशन लीडर खड़ा होता है तो वो मिस्टीरियसली गायब हो जाता है और इस वक्त यहाँ इसी बारे में सवाल कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर सकता अभी भी जिंदा है। वो 12 साल से पैरालाइज है, जेल में, हॉस्पिटल में इतनी बुरी जिंदगी वो गुजार रहा है। उसे उसकी फैमिली को मारने और खुद को मारने की कोशिश के जुर्म में जेल में रखा गया था और 12 साल बाद उसे रिलीज कर दिया गया है और इसका दोस्त ही उसे कलेक्ट करने के लिए आता है। पता चलता है कि सकता का अब इस दुनिया में कोई नहीं है और ये दोस्त ही उसका ख्याल रखता है। सकता बेशक पैरालाइज है लेकिन उसके जेल से छूटने की ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है कि सकता वापस आ गया है, लेकिन वो बेचारा तो पल के भी नहीं झपक सकता। उसका दोस्त और उसका एक वर्कर ही उसका ख्याल रखते हैं, लेकिन सभी दुश्मन अब भी ये समझते हैं कि सकता को मारना जरूरी है, कभी ना कभी उनके लिए खतरा बन सकता है। लेकिन उनके कुछ कहने से पहले ही सकता पर हमला हो जाता है और ये डॉक वर्कर्स के डॉन का बचा हुआ लास्ट शख्स होता है जो उस दिन बच गया था, लेकिन उसका हाथ सकता ने काट दिया था। ये सकता को जख्मी कर देता है, लेकिन जब वो देखता है कि वो तो पहले से एक किस्म का मरा हुआ है, मूव तक नहीं कर सकता, तो वो उसे छोड़कर चला जाता है। मरने से बदतर सजा होती है, मौत से ज्यादा बदतर होता है अगर इंसान मूव ना कर सके। सकता अब हॉस्पिटल में है और यहाँ पर कोई शख्स आता है। इस वक्त ये शख्स इस सिटी के मेयर के लिए काम करता है, जो कि हॉस्पिटल के स्टाफ को पैसे देकर सकता की सिक्योरिटी से जाने का कहता है। उसके बाद वो वही मास्क पहनकर सकता के पास जाता है, जो मास्क उसने उस वक्त पहना हुआ था जब सकता की फैमिली मेंबर्स को उन्होंने मारा था। ये अच्छी तरह से जानता है कि सकता मूव नहीं कर सकता, इसलिए ये सकता के सामने खड़ा होकर उसे बुली करने लग जाता है। फिर इसके बाद विनम निकालता है, उसे सिरिंज में भरता है। पहले सिरिंज को वो सकता को दिखाता है और फिर उसके बाद सकता की ट्रिप में लगा देता है। अब इससे स्लो पॉइजन हो रहा है और वो बेचारा धीरे धीरे मर रहा है, लेकिन वो इसी पॉइजन की वजह से मूव करने लग जाता है और वो इस वक्त बड़ी कमाल की स्ट्रगल कर रहा होता है। पूरी ताकत के साथ वो अपने बेड से उठता है और अपनी ड्रिप उतारता है और वो इस शख्स को ही चोक करने लग जाता है, लेकिन अभी तक उसमें इतनी हिम्मत, इतनी जान नहीं कि वो इसे मार सके, इसलिए वो उसे नीचे गिरा देता है। इतनी देर में मास्क मैन का एक और साथी भी यहाँ आ जाता है जिसके पास गन होती है और यहाँ पर जबरदस्त लड़ाई होती है। जब भी कोई पैरालाइज होकर अपने कदमों पर वापस खड़ा होता है तो वो अपनी विल पावर से खड़ा होता है। वो विल पावर जो उसने सारी जिंदगी सीखी थी, वो करेगा, वो जरूर करेगा, वो जिद, वो करने की चाहत। इस वक्त सकता की विल पावर क्या है? उसे अपनी फैमिली का बदला लेना है और उसे अपनी जान बचानी है। उसे जिंदा रहना ही होगा और वो जिंदा रहेगा। इन दोनों से काफी देर तक लड़ने के बाद बिल आखिर इन्हें मार ही देता है। इस वक्त उसकी पूरी बॉडी, पूरा शरीर काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी उसने बहुत हिम्मत दिखाई है। तो हमारी मूवी की आउटलाइन क्या थी कि इस शहर में 50 सालों में कोई एक शख्स शैतान का रूप इख्तियार कर लेता है और वो इतना खून बहाता है, इतना खून बहाता है कि पूरा शहर खून से भर जाता है। और इस वक्त सकता जागा है गहरी नींद से 12 साल के बाद और उसकी बॉडी लैंग्वेज जख्मी शेर जैसी लग रही है और जिस डॉन ने उसकी फैमिली और उसे मारा था वो भी इस वक्त जबरदस्त ताकतवर है। वो इस शहर का मेयर है जिसकी प्रोटेक्शन के लिए ना सिर्फ उसकी अपनी जाती सिक्योरिटी है बल्कि पुलिस और कमांडोज भी हैं। लेकिन जब सकता इस हॉस्पिटल से बाहर आ रहा होता है उसका दोस्त ही उसके सामने खड़ा होता है, लेकिन सकता तो नहीं जानता कि उसके दोस्त ने ही उसे धोखा दिया था। अब तक मेयर तक खबर पहुंच चुकी है कि सकता ठीक हो गया है, तो वो फिर से सकता के दोस्त को कॉल करता है और उसे मार कर उसकी लाश को इनके कचरा रिसाइकिल करने वाले प्लांट में लाने का कहता है। सकता का दोस्त उसे एक बार फिर धोखा देता है, बैग में बंद करके यहाँ उनकी कचरा फैक्ट्री में लेकर आता है और उसे उन लोगों को दिखाकर कि वो मर चुका है।
उसे कचरा रिसाइकिल करने वाली मशीन में फेंक देता है। इस फैक्ट्री में न सिर्फ कचरा रिसाइकिल हो रहा होता है बल्कि यहाँ पर हर एज की वुमेन को इन्होंने शहर से पकड़ कर रखा होता है, जिनसे ये गुलामों की तरह काम करवाते हैं और ये वुमेन्स यहाँ पर ड्रग बनाती हैं और इनकी प्यास भी बुझाती हैं। अब सकाता को जब कचरा प्लांट में फेंक देते हैं तो वो सीधा फैक्ट्री के अंदर चला जाता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है और अपना बैग खोलकर वो इसमें से बाहर निकलता है। और जब वो लड़ता है ना, जितने लोगों को वो मारता है वो काउंटलेस है, कोई शख्स नहीं छोड़ा उसने, कोई वर्कर नहीं, कोई वुमेन नहीं, हर एक को मारा उसने। लेकिन उसका दोस्त जब उसे छोड़कर वापस जा रहा होता है तो उसका ड्राइवर भी मारा जाता है और वो जख्मी हो जाता है लेकिन बच जाता है। जिस शख्स ने सकाता की लाश को मारने के बाद यहाँ लाने का कहा होता है वो भी मेयर का ही बंदा होता है और उस दिन वो भी वहाँ पर मौजूद था जिस दिन सकाता की फैमिली को मारा गया था। इसका भी एक स्पेसिफिक मास्क है। वो इतना शातिर, इतना चालाक होता है कि जब सकाता इस प्लांट के अंदर लड़ रहा होता है तो वो खुद बाहर आकर इस पूरे प्लांट को ही ब्लास्ट कर देता है, लेकिन सकाता इस ब्लास्ट को भी सरवाइव कर लेता है और जब वो बाहर आता है तो खुद अपने दोस्त को मारता है और उसके बाद वो इस मास्क मैन को पकड़कर वहां से ले जाता है और उसे खूब तोड़ता है। लेकिन यहाँ पर इस शख्स के फोन पे मेयर की कॉल आती है जिसे सकाता अटेंड करता है। मेयर इससे कहता है कि जो हुआ उसे भूल जाओ और मेरे बंदे को छोड़ दो, लेकिन सकाता भला ऐसा क्यों करे, इसलिए वो उसे अब सच बताता है कि तुम्हारी वाइफ उस दिन मारी गई लेकिन तुम्हारी बेटी को बुलेट नहीं लगी थी और वो बच गई। काफी शॉकिंग न्यूज वो देता है एक बाप को अपनी बेटी के बारे में और इसके बाद वो कहता है कि तुम्हारी बेटी को आजकल हमारा एक शख्स पालता है, क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी हाई स्कूल गर्ल को भी मार दें? तो इसे छोड़ दो, जो मेरा बंदा है। लेकिन सकाता के सर पर तो खून सवार है, वो इसे मार ही लेता है और यहाँ से चला जाता है। अब सीन चेंज होता है तो हम सकाता की बेटी को देखते हैं और इस वक्त उसे मेयर का एक बंदा ही पाल रहा होता है और वो अब बड़ी हो चुकी है। जिस वक्त उसे इस शख्स ने बुलेट मारी थी उस वक्त इसने मास्क पहना हुआ था, इसलिए वो इसको इसके चेहरे को नहीं पहचानती और इसे ही अपना फादर समझती है। और जिस वक्त इसने रेयो पर फायर किया था उस वक्त वो उसे नहीं लगा था, लेकिन क्योंकि वो भाग रही थी तो जोर से जमीन पर जा टकराई और बेहोश हो गई। लेकिन अब सकाता को पता चल गया है कि उसकी बेटी जिंदा है, इसलिए वो अपनी बेटी को ढूंढना चाहता है। तो अब वो शहर में एक शख्स को मिलने जाता है जो कि पहले कभी मेयर के नीचे काम कर चुका है लेकिन अब नहीं करता और ये शख्स सकाता को मेयर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है और इसे पता चलता है कि इसकी बेटी कहाँ पे रहती है और वो वाकई इसी की बेटी है। तो ये अब उसे लेने के लिए चला जाता है। यहाँ पर काफी लड़ाई होती है और जब सकाता इस शख्स को देखता है तो उसे याद आता है कि ये तो वही शख्स है जिसने रोयो की मदर को मारा था। लेकिन इस वक्त जबकि सकाता अपनी बेटी को यहाँ से लेने के लिए उसे ढूंढ रहा होता है और वो उसी से छुप रही होती है क्योंकि वो इस वक्त उसे अपना दुश्मन समझ रही है और वुल्फ मास्क वाले को जिसने उसकी मदर को मारा था उसे याद ही नहीं है और वो उसे अपना फादर समझ रही है और वो छुप कर अचानक सकाता के सामने आती है और बाप अपनी बेटी को देखने लग जाता है और फिर वो एक जगह पर फ्रीज हो जाता है। लेकिन रोयो तो सकाता को एरो मार देती है और वो विंडो से नीचे गिर जाता है और वहां से चला जाता है। लेकिन उसकी डॉटर को रेड मास्क वाला शख्स वुल्फ मास्क वाले शख्स से उठा कर ले जाता है और वो सीधा उसे मेयर के पास ही ले जाता है। इसके बाद जिस शख्स ने उसे उसकी बेटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी उसे कॉल आती है कि वो सकाता से बात करवाए और मेयर यहाँ पर एक दफा फिर सकाता से बात करने लगता है। वो उससे कहता है कि अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो इस शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग में आ जाओ, तभी तुम्हारी बेटी की जान बख्शी जाएगी। पता चलता है कि इन लोगों ने, इन डॉन्स ने जो इतना सब कुछ इस सिटी के साथ किया है और ये शख्स जो इन लोगों का लीडर है, इस सिटी का मेयर है, ये इसलिए मेयर बना क्योंकि वो यहाँ इस सिटी में एक बहुत ही बड़ी और ऊंची बिल्डिंग बनवा रहा है जिसे वो पूरे जापान की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनवाना चाहता है और इसी वजह से उसने 12 सालों से इस सिटी के हर एक रिसोर्सेज पर कब्जा किया हुआ है और यहाँ के रहने वालों से गुलामों की तरह काम करवाता है।
सकाता जानता है कि वो जब उस बिल्डिंग में जाएगा तो क्या होने वाला है, इसलिए वो पहले अपने घर जाता है और अपनी वो ही पुरानी स्वॉर्ड निकालता है जिससे उसने नॉर्थ के डॉन को मारा था, उसका फेवरेट वेपन। जब सकाता को इस बिल्डिंग के अंदर आने का कहा जाता है जहाँ पर मेयर की तमाम सिक्योरिटी और पुलिस और कमांडर्स होते हैं, सकाता यहाँ छुपके से जाता है और एक एक करके अपनी डिमोनिक पावर्स और अपनी पोजेसिव पावर्स को यूज करता है और एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि बिल्डिंग के फर्स्ट स्टेप से लेकर बिल्डिंग के लास्ट स्टेप तक लाशें ही पड़ी होती हैं। और अब वो बेहद थक चुका है, लेकिन अभी तो उसका मुकाबला बाकी 3 बचे हुए मास्कमैन से होना बाकी है, जिसमें से वो वुल्फ वाले शख्स को जो कि रोयो का फादर बना हुआ है उसे पहले ही मार देता है। और अब रोयो को समझ आती है कि सकाता ही उसके फादर हैं। रोयो को इन लोगों ने घुटनों पे बैठा कर रखा होता है। सकाता इस वक्त पूरी तरह से थक चुका है और उसकी बॉडी का कोई पार्ट ऐसा नहीं जहाँ पर घाव ना हो। इसके बाद उसकी फाइट रेड मास्क वाले शख्स से होती है जो कि उसे अपने स्पेशल हथियार से मारता है जो कि एक स्टील का रॉड होता है। वो उससे अच्छी तरह से सकाता को मारता है। काफी देर मार खाता है सकाता, काफी लड़ाई होती है, लेकिन बिलाखिर सकाता उसे भी मार देता है। जब वो शख्स मर रहा होता है तो यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिससे पता चलता है कि ये शख्स मेयर का जुड़वा भाई है और उसके फादर ने उसे नसीहत की थी कि हमेशा इसका ख्याल रखना और इसका कहा मानना क्योंकि ये तुमसे ज्यादा ज़हीन समझदार है। लेकिन इसके दूसरे जुड़वा भाई जो कि इस वक्त मेयर है, उसने तो बचपन से ही एक डॉन का कैरेक्टर अपना लिया था और इसने उसके कहने पर अपने ही फादर को मार दिया था। लेकिन इस वक्त जब मेयर का जुड़वा भाई मर रहा होता है तो वो गुस्से में उसे ही उठाकर स्टेयर्स से नीचे फेंक देता है। इस वक्त वो बिल्कुल ठीक है, फ्रेश है, लेकिन सकाता तो बेचारा मुश्किल से ही अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। इस डॉन का मेन हथियार है स्वॉर्ड जिसे वो चलाना पसंद करता है, या आप समझ लें कि उसे यही बेहतर चलता है। वो इसी से सकाता के साथ लड़ता है और वो 3 दफा स्वॉर्ड को सकाता की बॉडी से आर पार करता है, लेकिन वो बिलाखिर सकाता का एक हैंड भी काट देता है। अब वो समझ रहा है कि सकाता तड़प तड़प कर मर जाएगा, लेकिन वो तो फिर से उठ खड़ा होता है और इसके वापस उठने से डॉन समझ आता है कि ये वो ही डिमोनिक शख्स है और वो ये लाइंस दोहराता है। कहा जाता है कि इस शख्स में डीमंस रहते हैं और 50 सालों में वो एक शख्स को डिमोनिक पावर्स देते हैं और जब तक वो अपना बदला ना ले ले उसे कोई नहीं मार सकता। उसके ये लाइन दोहराने की देर थी कि सकाता उसे भी मार देता है। इसके बाद यहाँ पर उसकी बेटी आती है और सकाता बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी के साथ लगता है, उसे आखिरी दफा प्यार करता है। उसका बदला पूरा हो चुका है और अपनी बेटी के हाथों में ही वो मर जाता है। इसके बाद मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि रोयो इस वक्त एम्बुलेंस में बैठी है और बिल्डिंग में से लाशों को निकाला जा रहा होता है, लेकिन एक मास्कमैन अभी भी जिंदा होता है और वो और कोई नहीं बल्कि इस शहर का ही मेयर होता है। वो अभी भी बच जाता है, जी हाँ वो बच जाता है। और अब एक पूरा साल गुजर जाता है। वो मीडिया पर इंटरव्यू दे रहा होता है कि उसका ख्वाब वो बिल्डिंग बन गई है और कल वो ओपन हो जाएगी जहाँ पूरी दुनिया से टूरिस्ट आएंगे और अब वो लोग और उनका शहर खूब तरक्की करेंगे। लेकिन जब कैमरा एंगल चेंज होता है तो वो मेयर नहीं बल्कि उसका जुड़वा भाई होता है जिसके फेस पर बचपन से ही एक स्कार था। इट्स मीन के रेड मास्क वाला शख्स बच गया था। इट्स मीन के मेयर का जुड़वा भाई जिसे उसने स्टेयर से नीचे फेंका था वो बच गया था। इट्स मीन के सकाता का बदला पूरा नहीं हुआ था और वो अपना बदला पूरा किए बगैर ही मर गया था। लेकिन इस वक्त तो इन लोगों की बिल्डिंग भी कंप्लीट हो गई है और अब वो इस सिटी का मेयर है। लेकिन 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 उसकी बेटी बाकी का काम और उसका इंतकाम पूरा करती है। एक दिन जब वो शख्स अपने फार्म हाउस पर आता है तो सकाता की बेटी उसे एरो से मार देती है और वो अपनी मदर और फादर का बदला ले लेती है और इस शहर को इस ग्रुप के आखिरी शख्स इस आखिरी डॉन से भी आजाद कर देती है। और दोस्तों बस हमारी मूवी इसी एंडिंग के साथ यहाँ पर खत्म हो जाती है।